नमस्कार। अनुभव अवॉर्डी स्पीक्स पर नेशन वाइड वेबिनार सीरीज के तहत आयोजित किए जा रहे आज के चौथे वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम स्वागत करते हैं आदरणीय सचिव पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर श्री वी श्रीनिवास जी का। हम स्वागत करते हैं आदरणीय अपर सचिव पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर श्री संजीव नारायण माथुर जी का। हम स्वागत करते हैं अपने विशेष अतिथियों का, श्री मंजीत कुमार जो डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री से सेवानिवृत्त हुए हैं, और श्री विजय कुमारन नायर एस जी का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से सेवानिवृत्त हुए हैं। आज विभिन्न विभागों और पेंशनर्स एसोसिएशन से कई प्रतिभागी इस वेबिनार में भाग ले रहे हैं। आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम का आरंभ करते हुए मैं अनुरोध करूंगी अपने अपर सचिव श्री संजीव नारायण माथुर जी से कि वे कर्टन रेजर प्रस्तुत करें। Namaskar. I would first like to welcome our Secretary, Mr. V. Srinivas, to this webinar series, and also extend a very warm welcome to Shri Manjeet Kumar ji and Shri Vijay Kumar Nayan ji, who have been very kind to give their consent to participate in this webinar. Over a period of 2-3 months, these webinar series have become immensely popular and also a great source of benefit. Today I would also like to take the opportunity to sound those people who would be retiring shortly and who are participants over here that they should take a great amount of interest in filling up their Anubhav. The Anubhav, as you will all see over a period of time, leads to the collection of a fabulous I would say collection of experiences in the government, and they would definitely help the future generations of civil servants and also officials working in different departments whenever they are faced with any issues or problems. And our secretary is making a lot of efforts in improving the quality of Anubhavs by writing to different ministries. I think with this we can move ahead with the program. Thank you. धन्यवाद सर। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर वर्ष 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने अनुभव पोर्टल का शुभ आरंभ किया था, जिसका मकसद था कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान हुए अनुभवों को साझा करें और प्रशासन में सुधार करने की दिशा में अपने अमूल्य सुझाव दें। हमें विश्वास है कि समय के साथ साथ यह पोर्टल अनुकरणीय विचारों और सुझावों के साथ संस्थागत स्मृति का खजाना तैयार करेगा। अधिक से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपना अनुभव प्रस्तुत करने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक वार्षिक पुरस्कार योजना का हमने 2016 में इस डिपार्टमेंट ने शुरू किया था, और अब तक 50 लेखों को एक पुरस्कार दिया गया है। हम अब एक लघु फिल्म आपके साथ साझा करेंगे जिसके अंदर अब तक की तय की गई यात्रा है, उसको आपको दर्शाया जाएगा अनुभव अवार्ड्स की। एक अनुभव प्लेटफॉर्म बनाए। जो भी व्यक्ति रिटायर हो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, ड्राइवर हो तो भी, चीफ सेक्रेटरी हो तो भी, चपरासी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तरीके के कोई भी व्यक्ति जो सरकार में रिटायर्ड हो रहा है, उसको कहा जाए कि भाई तुम नौकरी आरंभ की, रिटायर्ड होने तक जो भी अच्छी बातें तुम लिख सकते हो, बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं लिख सकते हो, लिखो और इस क्लाउड में डाल दो। आप कल्पना कर सकते हैं कि 50 साल के बाद किसी को किसी राज्य का, किसी देश का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पर लिखना हो, समाज जीवन पर लिखना हो, इतना बड़ा खजाना कभी उपलब्ध हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का एक सराहनीय प्रयास है अनुभव पोर्टल, एक ऐसा वेब प्लेटफॉर्म जहां सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के सेवानिवृत्त कर्मी अपने सेवा काल के अनुभव साझा कर सकते हैं। अपनी उपलब्धियां, जानकारी, सुझाव
या फिर अनुभव सबके मन You can play it. Please play the film. There you go. Not this, that for me. Short number 2 एक अनुभव प्लेटफॉर्म बनाए। इसको बिठाए। जो भी व्यक्ति सभी रिटायर NIC हो, हिंदुस्तान के देखना। किसी भी कोने में, चेक किया था पर स्क्रीन It's coming on the screen. एक अनुभव प्लेटफॉर्म बनाए। जो भी व्यक्ति रिटायर होता है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, ड्राइवर हो तो भी, चीफ सेक्रेटरी हो तो भी, चपरासी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक के कोई भी व्यक्ति जो सरकार में रिटायर्ड हो रहा है, उसको कहा जाए कि भाई तुम नौकरी आरंभ की, रिटायर्ड होने तक जो भी अच्छी बातें तुम लिख सकते हो, बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं लिख सकते हो, लिखो और इस क्लाउड में डाल दो। आप कल्पना कर सकते हैं कि 50 साल के बाद किसी को किसी राज्य का, किसी देश का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पर लिखना हो, समाज जीवन पर लिखना हो, इतना बड़ा खजाना कभी उपलब्ध हो सकता है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का एक सराहनीय प्रयास है अनुभव पोर्टल, एक ऐसा वेब प्लेटफॉर्म जहां सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के सेवानिवृत्त कर्मी अपने सेवा काल के अनुभव साझा कर सकते हैं। अपनी उपलब्धियां, जानकारी, सुझाव या फिर अनुभव सबके मन की बात का एक निष्पक्ष संग्रह है, एक ऐसा कोश जो भविष्य में प्रशासनिक कुशलता का आधार बन सकता है। इस अनूठी पहल की प्रेरणा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सिविल सर्विसेज डे 2015 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किए इस दूरदर्शी विचार को सार्थक कर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया अनुभव पोर्टल। इस पोर्टल पर सेवा से रिटायर व्यक्ति स्वेच्छा से 5000 शब्दों में अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। इस पोर्टल पर अब तक सरकार के 92 मंत्रालयों तथा विभागों से 8740 लेख प्रकाशित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार के पेंशन आवेदन तथा ट्रैकिंग के लिए बने पोर्टल भविष्य पर भी अनुभव लेख साझा करने के लिए रिटायर कर्मियों को रिमाइंडर नोटिफिकेशंस भेजे जाते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने अनुभव ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही उनके लेखन की गुणवत्ता भी बढ़े। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने इसकी शुरुआत की है। 2 स्तरीय चयन प्रक्रिया लेखक के कार्यालय प्रमुख तथा विभाग प्रमुख के मूल्यांकन के आधार पर निर्भर करती है। चयनित लेखकों को माननीय मंत्री जी के हाथों उत्कृष्ट लेखन के लिए मेडल, प्रशस्ति पत्र तथा 10,000 रुपए की नकद राशि भी दी जाती है। हजारों रिटायर्ड कर्मियों की तरह आप भी अधिकतम 5000 शब्दों में अपना लेख अनुभव पोर्टल पर शेयर कर सकते हैं। आपके लेख न केवल एक मजबूत संस्थागत स्मृति कोश के निर्माण में योगदान देंगे, बल्कि भविष्य की योजनाएं बनाने, कार्य प्रणाली को सुगम बनाने, वर्तमान कर्मियों को प्रोत्साहित करने तथा उनमें सेवा के प्रति गर्व तथा आभार की भावना भरने में भी मदद करेंगे। आपकी सेवा की पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, आपके अनुभव बहुमूल्य हैं, इन्हें साझा करें। हमें विश्वास है संवाद की ये शुरुआत देश की चुनौतियों को समझने और नीतियों को गढ़ने में मील का पत्थर साबित होगी। विभिन्न विभागों के हजारों भूतपूर्व कर्मियों में से 15 सेवानिवृत्त कर्मियों को उनके उत्कृष्ट लेखन के लिए वर्ष 2020, 2021 तथा 2022 के अनुभव अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। अनुभव अवार्डी स्पीक श्रृंखला में अपने स्वयं के अनुभवों को साझा करने के लिए वक्ता के रूप में आज हमने 2 अनुभव पुरस्कार विजेताओं को आमंत्रित किया है। ये कर्मचारियों को प्रेरित करने, उनकी जागरूकता बढ़ाने और कई मामलों में संभावित समाधान का मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अनुभव पोर्टल पर अपना अनुभव डालने के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। अब हम अपने पहले वक्ता श्री मंजीत कुमार जी, जो 2017 के अनुभव
अवॉर्डी हैं, आमंत्रित करेंगे। श्री मंजीत कुमार वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन स्टैंडर्डाइजिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द रिक्रूटमेंट ब्रांच ऑफ UPSC which saved time and brought efficiency in the working of the organization. श्री मंजीत कुमार जी, आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम। मुझे सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस अनुभव अवार्डी स्पीक वेबिनार में अपने अनुभव को साझा करने का अवसर दिया। मैंने यूपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा 1977 के माध्यम से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में यूपीएससी में ही 20 जनवरी 1979 को ज्वाइन किया। उसके उपरांत मैंने अंडर सेक्रेटरी के पद तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में लगभग 31 साल की सर्विस दी। उसके उपरांत मेरी जब डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर प्रमोशन हुई तो मैं 12 जुलाई 2010 को डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री में ज्वाइन किया और वहां से मैं 31 मई 2016 को सेवानिवृत्त हुआ। आप जानते हैं कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस संसदीय प्रणाली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विस है जो कि विभिन्न एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन सभी को लागू करने के लिए जानी जाती है। इसे सरकार का एक फेस भी कहा जाता है। मेरा प्रारंभिक सेवा जो कैरियर यूपीएससी में स्टार्ट हुआ, वहां पर मुझे पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न डिपार्टमेंटों की कार्यप्रणाली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी सर्विसेज के जो अधिकारी हैं उनकी प्रमोशन, उनके जो भी HR से रिलेटेड जो भी उनके काम थे उनको देखने का मौका मिला। सबसे पहला जो मैंने अपनी सेवा में असिस्टेंट ग्रेड के रूप में जब मैंने यूपीएससी को ज्वाइन किया तो उस समय मेरा जो पहला अनुभव उनके साथ हुआ कि मेरे उस समय के जो अधिकारी थे बहुत ही मैथोडोलॉजिकल थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और 0 एरर टॉलरेंस वाले थे। उस समय कंप्यूटर की प्रथा नहीं थी, बट फिर भी यूपीएससी में एक कंप्यूटर उस समय था। मेरे अंदर उन्होंने ये क्वालिटीज कि किस तरह से एक टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए और वो किस तरह से पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए ताकि जो टारगेट है, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षाएं हो, इंटरव्यू हो, उनकी डीपीसी की मीटिंग हो, उसको समय पर। ये क्वालिटी के साथ चलते मैंने बहुत कुछ यूपीएससी में रहते हुए एक ये अनुभव प्राप्त किया। उसी समय जो मेरा पहला इनोवेशन के रूप में मुझे जो काम बताया गया वो इस तरह से हुआ कि मैं डिपार्टमेंटल एग्जाम एसओ ग्रेड में अपीयर होना था। उसके लिए मुझे आउटस्टैंडिंग ACR की जरूरत थी ताकि मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आए। लेकिन उस समय के जो मेरे अंडर सेक्रेटरी थे उन्होंने मुझे चैलेंज दिया कि आउटस्टैंडिंग ACR आपको तभी दी जा सकती है अगर आप कोई आउटस्टैंडिंग काम करके दिखाएं। उस समय मेरे लिए जो पहला चैलेंज था कि आउटस्टैंडिंग काम क्या होता है और किस तरह से इस काम को इनोवेशन के रूप में किया जा सके। तो मैंने उस समय अपने रिक्रूटमेंट डिवीजन के अंदर अपने जो भी प्रोसेसेस थे उस समय उनको बहुत ही माइन्यूटली एग्जामिन किया और बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस किया कि क्या क्या इसमें परेशानियां हैं, क्या क्या उसके संभव समाधान हो सकते हैं। तो अंत में जाकर ये फैसला हुआ कि क्या ये जो स्टैंडर्ड परफॉर्मे हैं जो कि कैंडिडेट को लिखे जाते हैं, मिनिस्ट्री को लिखे जाते हैं और सभी लोग अलग अलग सेक्शनों के लोग अपनी अलग लैंग्वेज में लिखते थे, उसको अप्रूव करवाते थे, फिर इशू किए जाते थे, उनको क्यों ना स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए। तो इस पर मैंने पूरे डिवीजन के जितने भी सेक्शन थे उन सब के मैंने स्टैंडर्ड परफॉर्मे इकट्ठे किए, उनके परफॉर्मे इकट्ठे किए, उन सब का जो बेस्ट लैंग्वेज थी उसको फाइनलाइज किया, उसको आइडेंटिफाई किया और फिर अंत में एक बुकलेट तैयार की जिसका नाम हमने रखा कि रिक्रूटमेंट ब्रांच में जो स्टैंडर्ड लेटर ऑफ परफॉर्मेंस यूज किए जाते हैं उनका एक मैनुअल बनाया गया और फिर चेयरमैन यूपीएससी की अप्रूवल के साथ उसको डिवीजन में लागू किया गया। और
इसके कारण रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक बहुत ही तेजी से एक एफिशिएंसी देखने को मिली, प्रोसेस बहुत तेजी से तैयार हुआ। और मुझे पहली बार, जबकि मैं बहुत नया था उस समय, मुझे यूपीएससी में इस काम के लिए बहुत सराहना मिली। और मुझे ये कहते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि जो मेरा डिपार्टमेंटल एग्जाम 1984 में मैंने दिया, उसको मैंने सेकंड रैंक के साथ उत्तीर्ण किया। उसके बाद जो मुझे दूसरा चैलेंज मिला वो ये था कि यूपीएससी में उस समय तक 1989 से पहले तक जितनी भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्स्ट बुकलेट होती थी उसको एक ही तरह की सभी कैंडिडेट को दी जाती थी। फिर बाद में ये डिसीजन लिया गया कि क्यों नहीं हम डिफरेंट कैंडिडेट्स जो बैठते हैं उनको अलग अलग सेट टेक्स्ट बुकलेट के दिए जाएं, जिसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर हो वो जम्बल्ड हो, तो इससे नकल की संभावना को कम करने में मदद मिलेगी। तो उसका जो पायलट प्रोजेक्ट चुना गया वो था कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 1989। मैं उस समय सेक्शन ऑफिसर के पद पर एग्जामिनेशन अरेंजमेंट में था और मुझे ये काम करने के लिए चुना गया। मैंने उस समय, क्योंकि मेरे को 1-2 साल का उस समय अनुभव हो चुका था एग्जामिनेशन अरेंजमेंट का, तो मैंने बहुत ही बारीकी से एक नया सिस्टम डेवलप किया। उसके अंदर मैंने सीटिंग प्लान इस तरह से डेवलप किया कि सभी कमरों में आगे पीछे दाएं बाएं कोई भी कैंडिडेट को सेम टेस्ट बुकलेट ना मिले। इसी तरह से जो इन्विजिलेटर होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है टेस्ट बुकलेट को, तो वो टेस्ट बुकलेट को कोई गलती से डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, इसलिए सीटिंग प्लान एग्जाम्पल्स के साथ बढ़ाया गया और उनको बताया गया कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाए। सुपरवाइजर को हर जगह पर उसका अकाउंट रखना पड़ता था, उसको बॉक्स को ओपन करने से लेकर बाद में फिर दोबारा से पैक करने का काउंट करने के लिए वो सारी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की तैयार की गई। ये सारी इंस्ट्रक्शंस और फिर हमारे जितने भी ऑफिसर थे जिनको वहां ऑब्जर्वर के रूप में भेजा गया, उनको भी ये सारे सिस्टम की जानकारी देने में मैंने पूरी इंस्ट्रक्शंस को तैयार किया। और इस तरह से हमारा ये जो प्रोसेस था उसको हमने ये पूरे देश में कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज 1989 को डिफरेंट सीरीज के साथ लागू किया। और कंट्रोल रूम के अंदर भी बैठकर मैंने उस समय जो भी क्लैरिफिकेशन या जो भी मांगी गई उसका मैंने समाधान किया। और इस तरह से ये कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज 89 पूर्ण रूप से ये संपन्न हुआ। और इवन स्कोरिंग के समय किसी भी आंसर शीट में किसी प्रकार की भी त्रुटि नहीं पाई गई, जो हमारे लिए एक बहुत ही सराहना का विषय बना। उसके बाद में यही प्रक्रिया सिविल सेवा परीक्षा 1989 में लागू की गई। उसकी इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वहां पर 22 सब्जेक्ट थे, उसकी इंस्ट्रक्शंस को भी मैंने बढ़ाया और उस इंस्ट्रक्शन के बेस पर कोई पूरा सीटिंग प्लान के साथ ये परीक्षा भी बिना किसी विघ्न के संपन्न हुई। इसी तरह से जब मैं अंडर सेक्रेटरी ऑल इंडिया सर्विसेज में यूपीएससी में था, उस समय एक और नया कार्य एक सौंपा गया मुझे। उस समय ये पाया गया कि यूपीएससी में बहुत ही कोर्ट केस यूपीएससी के अगेंस्ट फाइल किए जाते हैं। ये विभिन्न हाई कोर्ट, कैट, इवन सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलते रहते हैं। कई बार देखा गया कि हमारे जो कोर्ट केस थे उसमें समय पर कोई कम्युनिकेशन ना मिलने के कारण और हमें उसको डिफेंड करने का मौका ना मिलने के कारण यूपीएससी के अगेंस्ट निर्णय दिए जाते थे। इस समस्या को देखते हुए यूपीएससी में ये डिसीजन लिया गया कि क्यों नहीं हम सभी कोर्टों में एक एक नोडल वकील को नियुक्त कर दिया जाए, ताकि जैसे ही कोई यूपीएससी के बारे में कोई भी केस आए तो वो तुरंत हमें सूचना दे और हम जो भी उचित कार्रवाई है वो उसे कर सके। तो वो काम मुझे दिया गया। तो मैंने एक नोडल लीगल सेक्शन क्रिएट करने का प्रपोजल दिया और उसमें एडवोकेट जो हैं डिफरेंट क्वैट, हाई कोर्ट और इवन सुप्रीम कोर्ट में उनको एम्पैनल करने के लिए मैंने जो लीगल डिपार्टमेंट था, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, लीगल मिनिस्ट्री से सभी पैनल इकट्ठे किए जो सरकारी वकील थे और उन्हीं में से
डिफरेंट वकीलों को सिलेक्ट करने का एक प्रोसेस बनाया। फिर उस प्रोसेस के थ्रू हमने मीटिंगें की और उसके अंदर हमने हर कोर्ट में कोई बहुत 3 से 4 जो एडवोकेट थे उनको इम्पैनल किया, उनको अपनी पूरी इंस्ट्रक्शन दी कि उनके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, किस किस तरह से वो कोर्ट केस लड़ेंगे। इस तरह करते हुए हमने पूरे देश में अपना एक नोडल एडवोकेट का प्रोसेस जो है उसको पूरा किया, जो इस समय यूपीएससी में नोडल लीगल सेक्शन चल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे हमने ये इनोवेशन यूपीएससी में रहते हुए ले। इसी तरह से जब हैवी इंडस्ट्री में जब मेरी डिप्टी सेक्रेटरी की प्रमोशन हुई तो वो 31 साल की सर्विस के बाद मुझे हैवी इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। यहाँ पर भी मुझे बहुत सारे ऐसे सिस्टम और जो हमारे एसओपी थे उसके बारे में समझने का मौका मिला। तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर जो देखा वो ये था कि हमारे यहाँ पर 6 सीपीएससी बहुत सारी ऐसी अंडरटेकिंग थी जो कि लॉस मेकिंग थी। हमें हर 3 महीने के बाद लगभग 100 करोड़ रुपए वो जो एम्प्लॉय थे जिनके पास कोई काम नहीं था उनको वेतन के रूप में देने पड़ते थे। तो उस समय गवर्नमेंट ने एक ये डिसीजन लिया कि एक हिंदुस्तान फोटो फिल्म जो उस समय की तीसरी हाईएस्ट लॉस मेकिंग कंपनी थी उसको बंद कर दिया जाए। उस बंद करने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास था, जो एम्प्लॉय उसमें जो लगभग उस समय 350 के ऊपर थे, उसको कैसे वीआरएस दी जाए। तो मैंने डिफरेंट यूनियन से सभी लोगों से बात की और बात करने के बाद हमने ये सोचा कि इनको लेटेस्ट पे स्केल जो समय डीपीई का था वीआरएस, उस पे स्केल पे वीआरएस दी जाए तो काफी एम्प्लॉय जाने को तैयार थे। तो हमने एक कैबिनेट नोट बनाया और उसको ये सारी प्रक्रिया को देखते हुए हमने 2007 के पे स्केल, जबकि वो ओरिजिनली जो एम्प्लॉय थे वो 1987 के पे स्केल में थे, उस डीपीई के पे स्केल में। तो बहुत सारे एम्प्लॉय उस समय ये कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और उस अप्रूवल के बाद जब हमने वीआरएस की लागू की तो बहुत सारे एम्प्लॉय उसको लेने के लिए मान गए। यही कैबिनेट नोट बाद में बाकी की कंपनियों को, जो 6 कंपनी थी, उसको बंद करने के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ। उस समय जब मोदी सरकार जो 2014 में जब ये हमारी सरकार आई उस समय भी ये डिसीजन हुआ कि ये जो बाकी की सीपीएससी हैं उसको किस तरह से बंद किया जाए। तो एक मिनिस्टर की मीटिंग में, हमारे जो मिनिस्टर थे उनकी मीटिंग में ये चर्चा हुई तो मैंने अपना एक प्रपोजल दिया कि हिंदुस्तान फोटो फिल्म की एग्जाम्पल को अगर लिया जाए तो इससे कंपनी बंद हो सकती। तो मैंने उस समय ये कैलकुलेट किया कि टोटल जो हमारा जो पैसा उस समय सैंक्शन हुआ था उसको नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड करके मैंने कहा कि 28 लाख रुपए पर एम्प्लॉय के करीब आता है, तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लग सकता है। इसी बात को आगे फॉलो किया गया और एक पॉलिसी डीपीई ने फिर सीपीएससी को बनाई और उसमें फिर गाइडलाइन भी जारी की गई और बाद में ये भी सोचा गया कि क्यों ना जो सीपीएससी के असेट हैं उनको बाकी गवर्नमेंट की स्कीमों में या दूसरी सीपीएससी के काम में लाया जाए। तो इस तरह से गाइडलाइन बनी और हमने उसी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान केबल लिमिटेड को बंद करने का एक कैबिनेट नोट तैयार किया जो बाद में दूसरी कंपनियों में भी फॉलो किया गया। इसके अंदर हमने जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे उनको भी किस तरह से उनके साथ सेटलमेंट करके उनको आउट किया जाए ताकि बाकी के एसेट जो हैं उनको फ्री किया जा सके। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैंने रिटायरमेंट के बाद मुझे एज कंसल्टेंट मुझे रखा गया और उस कंसल्टेंसी के दौरान मैंने हिंदुस्तान केबल लिमिटेड को बंद करने की प्रक्रिया को जारी रखा और इसी समय एक इलाहाबाद यूनिट थी एचसीएल की जिसके अंदर लगभग 100 के करीब एम्प्लॉय थे, उसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को देने का निर्णय लिया गया और उस डॉक्यूमेंटेशन को मैंने पूरा लिखा और उस प्रक्रिया को पूरा किया जो कि सक्सेसफुली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को वो यूनिट ट्रांसफर कर दी गई। तो मेरा अभी जो इनोवेटिव जो एसओपी के अंदर इनोवेटिव काम था वो अभी भी जारी है। मैंने 2 साल
हैवी इंडस्ट्री में काम करने के बाद मैंने अभी गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA, जो अभी 2017 के अंदर ये बनी है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको मैंने 2018 में ज्वाइन किया और मैंने इसके सभी रूल रेगुलेशन, रिक्रूटमेंट रूल्स, उसकी जो सिलेक्शन के प्रोसेस और उनके जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है उनको डेवलप किया है और वो सभी उनको लागू किया गया है। इसी दौरान फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी स्थापना हुई और क्योंकि हमारा CEO उसको भी FMDA को भी देख रहे थे, तो मैंने इनिशियल डिप्टी सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का काम फरीदाबाद का भी देखा और वहां पर पूरी उनके भी पूरे सर्विस रूल, उनके जो रूल रेगुलेशन या जो भी उनके लिए जितने डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत थी उसको हमने GMDA की लाइन पर पूरा क्रिएट किया और उनके काम को भी हमने 1 साल के अंदर उस अथॉरिटी को स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से मेरा अभी सभी अपने साथियों से ये सुझाव है कि वो जो भी काम या जिस भी पद पर वो हो उसको बहुत ही निष्ठा के साथ करें, बहुत ही लगन के साथ करें। और मैंने अपने काम को केवल एक ही उद्देश्य से लिया है कि मैं देश की सेवा ही कर रहा हूं और उस देश की सेवा में जितना मैं योगदान दे सकता हूं मैं देता ही रहूंगा। इस हिसाब से मैं सभी अपने साथियों से अनुरोध करता हूं कि वो भी अपने काम में अपने नए इनोवेशन कर रखें, जिस भी तरह से वो योगदान दे सकते हैं वो दें। इसी के साथ वेबिनार के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपने बहुमूल्य सुझाव और विचारों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे अगले वक्ता हैं श्री विजय कुमारन नायर SG। Shri Vijay Kumaran sir is a teacher in the true sense who has motivated us with his opinion. He opines that a teacher is like a candle which consumes itself to light the way for the students. Truly inspiring. एक छोटी सी क्लिप हम दिखाएंगे सर के पुरस्कार विजेता हैं जो 2020 के, उनके बारे में। Our next awardee is Shri Vijay Kumaran Nair S, Selection Scale PG teacher, Department of Space. His detailed Anubhav is an inspiring account of the role of the government school biology teacher who worked tirelessly for his students and is full of examples of leadership, commitment and affection in nurturing young minds. श्री विजय कुमारन नायर सर, प्लीज अपने विचार साझा कीजिए। A warm good afternoon and pranamam to all the audience and dignitaries and the people who are going to retire soon, and a big salute to person who are in uniform. At the outset, it is my due responsibility to express my earnest gratitude and reverence to the Department of Pension and Pension Welfares, and especially to the Director of Department of Pension and Pension Welfares, Pensioner Welfare, who selected me for this prestigious Anubhav Award 2020. I also thank 2 senior lady administrative officers from our department from the pension section, and Srimati Mini and Srimati Jalaja, who always motivated me to submit this Anubhav Award write-up, and also they uploaded my write-up with the substantial evidences and also arranged this talk here. And I'm honored to receive this award, and I dedicate this award to my students because my students have taken me to the celestial height of my career as a teacher. Each year, each day, each class is a lesson for me, which transformed me into a good human being. Moreover, I received an appreciation letter from the former Education Minister, Honorable Education Minister, Srimati Smriti Subin Urani, for the stellar performance of my students in the All India Senior Secondary School examination
that is AISSE examination. And these people brought laurels to the institution also. I'm very happy, and I have a plethora of sweet memories with my students and my colleagues. My teaching fraternity beholds my students, my teachers, and administrative staff and parents who provided a collaborative environment, a profound culture, an efficient system in the horizontal and vertical layers, which enabled me to complete my tenure successfully. I joined as a junior research fellow in the Indian Council of Medical Research in 1983. And after 1 year tenure, I was in need of a job and I joined Sainik School, Kadakuttam as a master. And after putting 4 years of service, I joined the prestigious Pristine Temple of Knowledge VSSC Central School in 1988. Thus, reckoning my past service, I have put in 35 years of teaching service in my career. And I was selected as vice principal 2 times and posted to Sriharikota. But due to my personal constraints and family problems, I had to decline the post. But I am not unhappy. I'm happy because I was elevated, upgraded up to the grade of principal. And I retired very happily and living a happy life. Here, I would like to mention, apart from teaching, I had been serving as an associate NCC officer in the school after the school hours. And I underwent 2 pre-commission courses and 3 in-service courses training, which was conducted by Officer Training School, Kamti, at Maharashtra, and Air Force Administrative College, Coimbatore. And I have singular distinction of having bagged medals and trophies consecutively 3 times. And with my training, my students brought laurels home to the institution because our contingent, NCC contingents, participated in almost all annual training camps conducted by One Kerala Air Squadron, and they were adjudged as the best all-round troop in almost all the camps attended and attended the RD parades. Here, I'm pleased to say that once a gentleman asked a teacher, why are you so proud of being a teacher? And he replied gently with a smiling face that a doctor's earning increases with increase in diseases. A lawyer's earning increases with increase in litigation and crime, but a teacher's earning increases with his knowledge. A doctor's mistake can bury a person 6 feet under the ground. A lawyer's mistake can hang a person 6 feet above the ground. And a teacher's mistake reflects generation after generation. So the teacher is the eternal burning candle in the mind of the child. He is an insulator and inaugurator of the mind and soul of the child. He is the destructor and creator of the mind of the child. So every teacher should consider his student as his own child. Because during my studentship life, discipline was maintained only with the birds and books. The principle was the monarch, and spare the rod and spoil the child was literally practiced. That crumble and crush the initiative and freedom of the child. Now freedom is the watchword of the student. And we always have to consider that in present day, the students, very, very small nuclear family, the teachers have to give love and affection, and punishment should be therapeutic, it should not be punitive. As spanking, expulsion out of the class, and sarcasm is out of rule. It is punishable under law. Actually, there is a Latin word, tabula rasa, a child's mind is a clean slate. Whatever being infused into the mind of a child is either coming from the teaching or from parenting. So teachers have to be very careful. Teachers have to consider his job as a mission, not as a service. And also here, first of all, I would have spoken to all the retiring people. I forgot to tell that before retirement, government has given a platform to submit your anubhav within 5,000 words. I request every people who are retiring to submit this anubhav write-up
to the department, because there are two very active administrative officers which are striving to get this write-up, and this write-up may motivate the next generation and also people in working. And your reforms, your plethora of remarkable experiences, and your innovation should be written in the write-up, and that will be a service to the nation, because our service never languish with our retirement. Teaching is a career for someone, but teaching is a profession. When I underwent the NCC training, I studied some successful mantras from the training course. That is, a person who is working in a place have to have a successful career during arduous situations in working place. He has to establish a very cordial relationship with his co-workers. So understanding a person is not very important. The cordial relationship cannot be maintained by understanding someone, but how well you manage the misunderstanding is very important, because these relationships are sweeter than honey and greater than money and whiter than milk and smoother than silk and taller than any tower and greater than any power. So you have to establish a cordial relationship. That is, when you bend your body, bend your mind, and end your ego, you can be a successful person, and you can make your subordinates a willing hearts. Then you have to make the following principle as your lifestyle. Whenever you join a service, first of all, you learn to obey the lawful order of your superiors in a smile, with a smile. Then punctuality is very important to make your career very successful. Then tell no lies and make no excuse. And work hard without fuss. Without fuss means you need not expect the outcome. You work sincerely, work hardly. Another message that I have to pass is that discipline. Discipline is the way of conduct of life, understanding what is right and wrong. And also that you have to build up a right character according to the situations. All these things should be inculcated right from the childhood, because you have to always remember that it is far more honorable to fail in a situation than to cheat a person or an organization, because truth shall make you free. And successful mantras in life is, another successful mantras in life is survival of the fittest, survival of the fastest, and survival of the most informed. When you join a situation, join a service to serve the nation, first of all, you must understand that if you want to survey along with people of different qualities, you must be well informed, you must be fast in information, getting information, and also you must be able to adjust with the situation. That depends upon the philosophy of life, and if you have the tendency to love the people. And knowledge, sometimes knowledge fails and behavior is better than knowledge. I have seen many cases where your knowledge fails, the behavior deals with it. And no nation has raised above the level of the education system. I strongly believe that India will find highly motivated and highly motivated, well-trained teachers in future to make the nation stronger and stronger. And according to a Harvard psychologist, that is, if you treat your child, if you overprotect your child, then he will find difficulties in life situations and challenges in life. And according to another clinical psychologist, don't prepare the road for your child, but prepare the child for the road. Then only he will have sublime faith in himself. Once Abraham Lincoln told his son's teacher to treat his son gently, but don't cuddle him, because
The test of fire only make a fine steel, and helping him to develop sublime faith in himself, then only he will have sublime faith in the mankind. And also, Ratan Tata, Sri Ratan Tata once mentioned that don't educate your children to become rich, but educate your child to become happy. Then only in future he will understand the value of things, not the price of things. Here, as a teacher, I have undergone 5 in-service courses conducted by the Kendriya Vidyalaya Sangathan, and government VSSC has given chances to all the teachers once in 4 years, but many teachers are not willing to undergo this training. But actually, I took it as a pleasure, and I wanted to see the places. But after joining the 21 days this teachers course along with the Kendriya Vidyalaya teachers, I have learned a lot, and I transformed my nature, and also I learned a lot of techniques and wonderful techniques to teach my students. And to conclude my talk, I would like to say that all of you must have that life is nothing. Life is nothing without love and care. So give unconditional love to your family, your colleagues and neighbors, and also care, but don't expect it back, because it is not a deal, it is a feel only. As I am asked to talk only for 10 minutes, the director, yesterday, he informed me, you are given only 10 minutes. I made up my mind and talked to only 10 minutes. And I again request all the people who are going to retire, may please submit their Anubhav Award write-up. It is not a matter whether you get the award, but sometimes you are conveying a good message to the future generation. Jai Hind. Thank you very much for listening me. Once again, thank you. Thank you so much, sir, for your inspiring, motivating messages, और अपने बहुमूल्य अनुभवों को साझा करने के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद. अब मैं अनुरोध करूंगी सचिव पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर श्री वी श्रीनिवास जी से कि वो प्रतिभागियों को संबोधित करें. श्री मंजीत कुमार जी, फॉर्मर डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, श्री विजय कुमार नायर जी, served as a postgraduate teacher in the central school in Trivandrum. आज हम लोगों ने आपको सुना है, करीब 750 वीसी लिंक में जुड़े थे और बड़ा अच्छा लगा. सुबह मैंने आपका अनुभव अवार्ड मिशन नोट था, ये मैंने पढ़ा, ये महसूस किया कि कितना गहरी निष्ठा से और सत्यता से आपने राजकीय सेवा में कदम रखा, और जो आइडियल्स आपके थे शुरू से लेके अंत तक, ये उस अनुभव नोट में रिफ्लेक्ट हो रहे थे. तो जैसे आप अपने विचार विमर्श रख रहे थे, मुझे ये भी ख्याल आया कि ये जो अनुभव रिकॉर्ड आपने हमारे साथ शेयर किया है, इसको हम ऑनलाइन पोर्टल पे उपलब्ध कराएंगे ताकि सभी लोग पढ़ सकें. और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था कि भावी भारत का अगर किसी को प्रशासनिक इतिहास लिखना है, तो उस प्रशासनिक इतिहास में कई अधिकारियों की जो योगदान है, इसको उजागर करना होगा. तो ऐसे जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं जिन्होंने कर्मठ सेवा किया देश के लिए, उनकी जो व्यक्तित्व है, ये अनुभव पोर्टल के ऊपर दर्शाना चाहिए. और ये हम लोग ये दोनों जो अवार्ड नॉमिनेशंस हैं, ये हम लोग आगे पोर्टल पे डिस्प्ले करेंगे ताकि सभी लोग इसको पढ़ के, ये द्विभाषी इसमें प्रणाली में हम लोग डिस्प्ले करेंगे. आपने इंग्लिश में सबमिट किया है, हम लोग हिंदी का अनुवाद करा के दोनों द्विभाषी रूप में इसको हम लोग प्रेषित करेंगे.
और साथ ही साथ आज जो इतने अधिकारी जुड़े हैं, कर्मचारी जुड़े हैं इस अनुभव में, अनुभव अवार्डीज स्पीक में, तो सबसे मेरा गुजारिश है कि अक्टूबर में हम लोग करने वाले हैं अनुभव अवार्ड्स 2023 के लिए समारोह, और उससे पहले आप कृपया अपना अनुभव पोर्टल के ऊपर आप दर्शाएं और अंकित करें, ताकि आपका जो अनुभव है, जिस प्रकार से मंजीत कुमार जी का और विजय कुमार नायर जी का आया है, इसी प्रकार से आपका अनुभव भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पे रहें, उपलब्ध रहें, और अगर बहुत अच्छा अगर आप लिखते हैं तो पुरस्कार ग्रहीता भी आप हो सकते हैं। तो ये विचारों के साथ मैं दोनों मंजीत कुमार जी को और विजय कुमार नायर जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप आए हैं, और आपको सुनने से हम लोग काफ़ी प्रेरित हुए। मुझे बड़ा विशेष अनुभूति महसूस होती है जब से मैं अनुभव अवार्डी स्पीक वेबिनार सीरीज में भाग लेना शुरू किया था। ये मेरा चौथा है, करीब 8 अनुभव अवार्डीज का मैंने प्रेजेंटेशन सुना हूँ, और हर व्यक्ति में मुझे ये कर्मठता दिखी और ऊर्जा दिखा पोस्ट रिटायरमेंट भी, कि हम अभी भी जो सेवा हमने किया उसके ऊपर बहुत गर्व महसूस करते हैं, और ना केवल गर्व, अभी भी हम आगे देश के लिए सेवा करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा और किसी कर्मचारी से एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता है। हर अनुभव अवार्डी एक आइडियल है जिसको देखते हुए बहुत प्रेरणा लिया जा सकता है। तो आप दोनों का बहुत बहुत आभार। अब मैं रमनजीत जी को कहता हूं कि आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएं। सर, हमने ये टाइम रखा था कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो चैटबॉट के थ्रू हमारे कोई प्रश्न अगर किसी के हैं तो हमें प्रस्तुत करें। अभी मेरे पास कोई प्रश्न नहीं आया है इसके अंदर, सो वी कैन क्लोज। तो मैं आदरणीय निदेशक श्री प्रमोद कुमार जी से वोट ऑफ थैंक्स देने का अनुरोध करती हूँ। Very good afternoon to all. First, I would like to thank Shri S. V. Srinivas Sir, Secretary DOPPW, whose guidance is exceptionally motivating. I would like to thank Shri Sanjeev Narayan Mathur ji, Additional Secretary, who always motivate officers and staff of the department to give their 100%. I would like to thank our special guests, Shri Manjeet Kumar ji, Shri Vijay Kumaran Nair ji, for sharing their experiences and their valuable guidance. I would like to thank all the participants from various ministries, department, organizations and pensioner welfare associations representatives for their valuable participation. I would like to thank Team NIC, ably led by Shri Piyush Goyal ji, Senior Technical Director, and Shri Anil Bansal ji, Technical Director, for smooth conduct of this webinar. Last but not the least, I would like to thank officers and staff members of DOPPW for their meticulous planning and execution of this webinar. Thank you.